Hi everyone, welcome back to our own channel tut.com and we are here back with the same energy and the same josh to continue the chapter gravitation. Gravitation chapter हम लोगों ने स्टार्ट किया था परसों एंड आज हम उसका पार्ट 2 लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम लोग अभी तक के लिए ग्रेविटेशन क्या होती है वो पढ़ चुके हैं, देन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता था वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं एंड हम लोगों ने ग्रेविटेशनल की कांस्टेंट की वैल्यू याद की थी जो कि होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में बेसिकली मैं ट्राई करूंगा कि कैपलर्स के लॉस खत्म करूं, सिर्फ उससे ऊपर ना जाऊं, क्योंकि कैपलर के लॉ थोड़े से टिपिकल है आप लोगों के लिए अभी समझने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन योर करिकुलम जो भी आपके सिलेबस में डेरिवेशन देखने को मिलेगी आपको, तो दैट इज वाई मैं अभी आज का सेशन थोड़ा कम बनाना चाहूंगा। बाकी यस, इन द नेक्स्ट 3 to 4 सेशन ये चैप्टर और खत्म हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर के मैं अभी सिर्फ आपको कहां तक कराऊंगा, बेसिकली मास एंड वेट तक कराऊंगा। उसके बाद इस चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू होता है, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। तो वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंसी, पानी के अंदर कोई चीज क्यों तैर रही है एंड ऑल, वो मैं एक अलग से सेपरेट चैप्टर कंसीडर करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। हमने आज सबसे पहले शुरू करना है ग्रेविटेशनल एंड सोलर सिस्टम के साथ। ठीक है, हम लोगों ने देखना है कि ओके वो पार्ट विजिबल नहीं है, जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल, मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। आज हम लोगों ने पढ़ना है ग्रेविटेशन एंड सोलर सिस्टम के बारे में। मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा फोकस अच्छा हो जाए ये टेक्स्ट का, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, आई थिंक इट इज बेटर नाउ। ठीक है, ग्रेविटेशन का रोल हम लोग देखेंगे सोलर सिस्टम में क्या होता है। सोलर सिस्टम की बात करें, इट इज अ सेट ऑफ सन, प्लैनेट्स, देयर मून्स, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड ऑल, ये सोलर सिस्टम होता है। तो सोलर सिस्टम में हर एक प्लैनेट अपने फिक्स पाथ में घूम रहा है। तो क्यों घूम रहा है? बेसिकली वो ग्रेविटेशनल की वजह से घूम रहा है, क्योंकि सन और उस प्लैनेट के बीच में एक फोर्स लग रहा है जो कि दोनों को एक तरफ खींच रहा है ना। सन को प्लैनेट की तरफ कोई चीज पुश कर रही है एंड प्लैनेट को सन की तरफ कोई चीज पुश कर रही है। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो कोई दो प्लैनेट आपस में टकरा क्यों नहीं जाते हैं ना, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है। बेसिकली जो फोर्स होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द वीकेस्ट टाइप ऑफ फोर्स, सबसे कम मैग्नीट्यूड का फोर्स होता है, मतलब इसकी वैल्यू उतनी ही होती है जिसकी मदद से कोई चीज स्टेबल रहेगी, बस, है ना। इतना तेज फोर्स नहीं है कि दो चीजों को एकदम खींच लेगा, वो फोर्स नहीं है ये। ठीक है, तो हर एक प्लैनेट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर ही चेंज होता रहता है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स हम लोगों ने फॉर्मूला में स्टडी किया था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ये फोर्स कम होता रहता है, ठीक है, उतना वीक होता रहता है। दैट इज वाई कि दो प्लैनेट है या फिर दो प्लैनेट्स या फिर सन और प्लैनेट कभी आपस में टकराते नहीं है। तो ये था सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशन का रोल, कि सारे प्लैनेट्स ग्रेविटी की वजह से घूम रहे हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगता है? सन एंड द प्लैनेट। सपोज अर्थ की बात करें तो अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, पुल लग रहा है, उसकी वजह से अर्थ अपने एक पाथ में घूम पा रही है, ऑर्बिट में घूम पा रही है। ठीक है, और इसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास है कि जो भी चीज सर्कुलर मोशन में होती है कभी ना कभी, तो वो एक सर्कुलर मोशन एक ही फोर्स की वजह से परफॉर्म कर सकती है, जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स is responsible for circular motion of planets around sun। ठीक है, तो सन के आसपास जो प्लैनेट घूम रहे हैं सर्कुलर मोशन में, तो ये वो फोर्स है जिसकी वजह से वो घूम पा रहे हैं, है ना। और इस फोर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? सेंटर सीकिंग फोर्स। लेट अस से ये आपका सन है, ये कोई भी एक प्लैनेट है, तो सेंटर की तरफ प्लैनेट से जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड योर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। फॉर्मूले की बात करूं सेंट्रीपिटल फोर्स के, दैट F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है
फॉर योर सेंट्रिपिटल फोर्स, जो कि हमें कहीं ना कहीं कैपलर्स फॉर्मूला में यूज होगा। सो F मतलब फोर्स, और कौन सा फोर्स है, ये सेंट्रिपिटल फोर्स है। देन उसके बाद M मतलब मास, V मतलब वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, एंड R का मतलब होता है रेडियस या फिर डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, ठीक है। सो दिस इज योर सेंट्रिपिटल फोर्स। इसके बाद एक और चीज आती है कि जो ये आपकी टाइड्स क्रिएट होती है ओशियंस या सीज में, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। बट वो ग्रेविटेशनल पुल किस किस का होता है, योर प्लैनेट अर्थ एंड मून, इन दोनों के बीच में कई बार क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड हाई होता है या लो होता है, बस तो कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट। बट इन केस अगर जे कोई चेंज आता है, फॉर माइनर सा भी चेंज आया, तो दैट इज अ सडन कॉज ऑफ टाइड्स, ठीक है। जो भी आपकी टाइड्स होती है जो सी में बनती है, टाइड मतलब तभी पानी का ऊपर जाना या नीचे आना, दैट इज टाइड, है ना। तो वो भी क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन योर प्लैनेट अर्थ एंड मून, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज Kepler's law. So there is an important and very famous scientist called John Kepler, ठीक है। जॉन कैपलर ने क्या था, प्लैनेटरी मोशंस को स्टडी किया था कि प्लैनेट्स कैसे घूम रहे हैं एंड ऑल, एंड उसके बेसिस पे इन्होंने 3 लॉस प्रपोज किए थे। पहला लॉ बहुत सिंपल है, आप सबको पता है। हमें एक चीज तो पता है, क्लियर हो गई थी 8th क्लास में, कि जो प्लैनेट होते हैं वो कभी भी ना सर्कुलर मोशन में तो नहीं होते, क्योंकि पाथ ही सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल पाथ होता है। तो इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट लॉ क्या कह रहे हैं, प्लैनेट्स मूव इन अ elliptical orbit around the sun located at one of the foci. फोकाई मतलब जैसे अगर हम सर्कल की बात करते हैं, सर्कल में एक सेंटर होता है जिसे हम लोग सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं, बट जो भी इलिप्टिकल पाथ होता है उस पर कभी भी एक सेंटर नहीं होता। ये इलिप्टिकल पाथ है ना, तो आप इसका सेंटर नहीं बता सकते कि इसका सेंटर क्या है। तो इसलिए कैपलर ने कहा कि इसके पास 2 फोकाए है, मतलब होते हैं, ये कैपलर ने नहीं बताया था, ये तो प्रूव था कि किसी भी इलिप्टिकल पार्ट के पास 2 फोकाए होते हैं। सपोज ये फोकाई नंबर 1 है, ये फोकाई नंबर 2 है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो प्लैनेट है वो तो ऑर्बिटल पाथ में रिमूव कर ही रहा है, अपने ऑर्बिट में रिमूव कर रहा है, दिस इज योर ऑर्बिट। बट जो सन है ना वो सेंटर में नहीं पड़ा हुआ, सन इज लोकेटेड एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। सन आपका कहां पे है, एक फोकाई पे पड़ा हुआ है। सपोज दिस इज योर सन। सो ये आपका कह रहा है कैपलर्स का लॉ नंबर 1। क्वाइट इंटरेस्टिंग लॉ, क्वाइट इजी लॉ। अभी तक इंट्रोडक्शन थी तो इजी ही होती है इंट्रोडक्शन, चैप्टर आगे आगे जाता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता रहता है। सो दिस इज लॉ 1। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। लॉ नंबर 2, चलो लॉ नंबर 2 देखते हैं। लॉ नंबर 2 क्या कहता है, दैट अगर जब हम डेफिनेशन की बात करें, टिपिकल डेफिनेशन की, सो ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन in such a way that the line joining the planet in such a way that the line joining the planet to sun sweeps equal area in equal interval of time। क्या कह दिया, अब आप लोगों को समझ नहीं आएगी, सो एक बार लिख देता हूं मैं, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, each planet revolve around each planet revolve around the sun in such a way that line joining to the sun sweeps equal area in equal interval of time। ठीक है, क्या कह रही है कि एक इलिप्टिकल पाथ है, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो जितना एरिया वो पहली बारी में रिवॉल्व करेगा उतना ही वो सेम टाइम में दूसरी बारी में भी करेगा, ठीक है। सो बट एक चीज अब देखनी होगी कि जो सन है वो सेंटर में तो है नहीं,
कि हर तरफ से इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस है ना, इतना डिस्टेंस नहीं है, कहीं से प्लैनेट पास होगा, कई बार प्लैनेट दूर होगा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो बेसिकली मोमेंटम की कंजर्वेशन होती है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं वो चीज क्या है। इलिप्टिकल पाथ आपका ऐसा सा होता है ना, दिस इज योर इलिप्टिकल पाथ। ये आपका हो गया फोकाई नंबर 1, ये हो गया फोकाई नंबर 2, यहां आपका सन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, लेट अस से एक बार प्लैनेट यहां पे था पहले, सपोज ये प्लैनेट ए है और उसके बाद वो प्लैनेट अपनी बी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। प्लैनेट कहां पे आ गया? बी पोजीशन पे आ गया। ये थोड़ा ज्यादा बन गया, लेट्स रिड्यूस दिस, कुछ ज्यादा क्लोज हो गया ये। ये सपोज इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है प्लैनेट की, ठीक है। तो उसके बाद जब प्लैनेट घूम के यहां आएगा, सो सपोज यहां है और यहां है, ये है आपकी ए डैश पोजीशन, ये है आपकी बी डैश पोजीशन। तो उन्होंने क्या कहा है कि प्लैनेट जब डिफरेंट पोजीशन पे है, अगर जो आप उस प्लैनेट से एक लाइन ड्रॉ करोगे सन की तरफ, ठीक है, इधर से, एंड सेम फ्रॉम हियर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो एरिया आया है, जितना प्लैनेट ने स्वीप किया या फिर जितना प्लैनेट ने मूव किया एरिया, दीज बोथ एरियाज आर इक्वल। क्यों? क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया गया था, ठीक है। जब भी प्लैनेट सन के पास होता है उसकी स्पीड तेज होती है, और जब भी प्लैनेट सन से दूर होता है उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी कम होती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट केपलर इज ट्राइंग टू कन्वे यू टू द सेकंड लॉ, कि अगर जो एक प्लैनेट मूव कर रहा है तो वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ही स्वीप करता है। ये नहीं कि सन के पास है तो जल्दी जल्दी मूव कर, सन के पास है तो जल्दी मूव कर रहा है, बट उसकी वजह से इक्वल एरिया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सन के पास जाने से वो जल्दी जल्दी मूव करेगा और टाइम भी जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एरिया जो होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा, एरिया कभी चेंज नहीं, ठीक है। सो दिस इज कैपलर्स लॉ नंबर 2। अभी तक सब कुछ इजी चल रहा था, थर्ड कैपलर का लॉ आपको हिला देगा सब, ठीक है, बिकॉज थर्ड कैपलर के लॉ में क्या है, बहुत खतरनाक डेरिवेशन है। क्योंकि थर्ड कैपलर के लॉ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनवर्स स्क्वायर रूल को प्रूव करते हैं, जो हमारे न्यूटन दादा ने दिया था, ठीक है, उसको हम लोग ट्राई करते हैं प्रूव करने की। सो स्टार्टिंग विद द थर्ड लॉ, आई होप तो ये क्लियर होगा, इरेजिंग दिस आउट नाउ। अगर ये लिखना है तो यू कैन पोज दिस। चलो जी, कैपलर्स थर्ड लॉ। कैपलर्स थर्ड लॉ क्या कहते हैं, दैट क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस traveled by a planet is directly proportional to the square of time taken। मतलब दैट r का क्यूब, सपोज r डिस्टेंस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर, मतलब टाइम का स्क्वायर। अगर जो मैं इस चीज को यहां ले आऊं, r का क्यूब इज इक्वल्स टू t का स्क्वायर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, ठीक है। तो ये यहां से ड्राइव होता है। अब इसको यूज करके हम लोग देखेंगे कि कैसे न्यूटन ने हेल्प ली थी कैपलर के थर्ड लॉ की, जिसकी वजह से उसने इनवर्स स्क्वायर रूल को प्रूव किया था, मतलब 1/r², ये प्रूव किया था दैट एफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। अब हमें ये प्रूव करना है। अभी तक हम लोग दो फॉर्मूलास पढ़ चुके,
पहला फॉर्मूला हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ से लिया था, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, एंड सेकेंड फॉर्मूला हम लोगों ने आपके सेंट्रीपिटल फोर्स से लिया, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर। अब उन दोनों फॉर्मूलास को यूज करके मैं यहाँ पे आपको डिराइव करवाता हूँ कैसे न्यूटन दादा ने आपका कैपलर का लॉ यूज किया था। ओके ये लॉ इजी है, ठीक है, दैट द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन, ठीक है, ये इजी है लॉ। सिर्फ सेकंड लॉ की डेफिनेशन थोड़ी टिपिकल है, अदरवाइज इट इज आल्सो इजी। सो अब क्या हुआ दैट मेरे को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा बोर्ड। ओके सो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं F सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, ठीक है, ये हम लोगों को पता है दैट F सेंट्रीपिटल क्या होता है, F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। अब अगर जो इस इक्वेशन में देखूं तो कोई चीज कांस्टेंट लग रही है आपको जो कभी चेंज ना होती हो, सो मास इज दैट थिंग जो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है, तो मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो क्या मैं इस F को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर अपॉन r लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते थे तो हम एक कांस्टेंट ऐड करते थे, तो मैंने कांस्टेंट लगा के प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दिया, ठीक है। सो लेट अस हर एक इक्वेशन को नंबर दी जाते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब अगर जो मैं v की बात करूं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे सर्कुलर है ना, समथिंग सम मतलब वी कैन कंपेयर दैट अ सर्कुलर ट्रैक, है ना, तो मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ 2 पाई r अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो यहाँ पे है v, ये जो 2 पाई है, दिस इज अगेन अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, एक ऐसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं इस 2 पाई की जगह क्या लगा दूंगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दूंगा, जैसे कि मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में लगाया, दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इसके बाद अब हम इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, जो इक्वेशन आई है आपके पास इसका स्क्वायर कर देते हैं ताकि हम लोग इसे यहाँ पे इजिली पुट कर सकें वैल्यू को, ठीक है। स्क्वायरिंग इक्वेशन 4 on both sides, v का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अगर जब मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं r से, ठीक है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 5 with multiplying and dividing, equation number 5 with r, ठीक है, क्या कर रहा हूं कि r से मैं इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। सो क्या हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये बन जाएगा v का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब अपॉन t का स्क्वायर, तो ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई 1 बाय r, यहां मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में मैंने डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई जब हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 6 बन गई। अब अगर जो ये देखें हम, ये कैपलर्स का ही तो लॉ है, दैट योर r क्यूब अपॉन t का स्क्वायर इज कांस्टेंट, ये हम पहले लिख चुके हैं, तो ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसे यहां से क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, तो कांस्टेंट है, तो कभी चेंज करेगी नहीं, चेंज जो करेगा वो सिर्फ रेडियस करेगा, तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, ठीक है। लेट अस नेम दिस इक्वेशन नंबर 7। अब v स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ v स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 7 in equation 2 we get, क्या मिला हमें,
that F is directly proportional to V का स्क्वायर क्या था 1/r into r, क्योंकि एक r ये आया 1/r V स्क्वायर की जगह और एक r यहाँ पे ऑलरेडी पहले से पड़ा था। सो मैंने यहां से लिख लिया दैट, सो यहां से क्या होता है इनवर्स स्क्वायर रूल आपका प्रूव हो गया दैट फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। ठीक है, सो यहां से आपके न्यूटन दादा ने हेल्प ली थी टू डिराइव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको आई थिंक सो नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखा देते हैं, या अब आपको विजिबल होगा, है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट द कैपलर्स लॉ। ठीक है, कैपलर्स लॉ यही है। इसके बाद हमारे पास फ्री फॉलिंग वगैरह है एंड ऑल, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। और एक और चीज बताता हूँ आपको कि जो ये होता है ना न्यूटन का थर्ड लॉ था, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन के ऊपर बहुत अच्छा सूट करता है। जब भी हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका अपोजिट एक्शन हमारे ऊपर लगता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। ये समझ लेना, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, 2 से 3 मार्क्स में डेरिवेशन आने की संभावना होती है। ठीक है, अब हमारे पास रह गया फ्री फॉलिंग रह गया, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ रह गया है, देन उसके बाद हमारे पास रहता है मास और वेट में डिफरेंस। बस उसका चैप्टर खत्म, आपका फर्स्ट पार्ट चैप्टर का खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो 21 मिनट का सेशन ऑलरेडी हो चुका है, दैट्स मोर देन इनफ फॉर द डे। कैप्लर्स के लॉ ही बहुत भयंकर है, वो समझ लीजिए। कोई भी डाउट आता है प्लीज लेट अस नो। अगर आपको डेरिवेशन सेपरेटली चाहिए हम लोग सेपरेटली करा देंगे, बट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, वी विल हेल्प यू देयर। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ऑल्सो शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।